में आज थामी कैबिनेट बैठक होगी। शाम को 4:30 बजे सचिवालय में मीटिंग रखी गई है। डायलिसिस के मरीजों को यहां पर बड़ी राहत मिल सकती है। निःशुल्क डायलिसिस पर लग सकती है मुहर। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियमितीकरण का प्रस्ताव भी इसमें रखा जाएगा। करीब 150 संविदा कर्मियों को यहां पर सौगात भी मिल सकती है। कर्मचारियों को 4% डीए का तोहफा भी मिल सकता है। इस पर भी मुहर लग सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो मरीज डायलिसिस पर होते हैं, काफी पैसे खर्च होते हैं और बड़ी राहत इस तरह से देखी जा रही है कि निःशुल्क डायलिसिस पर आज की इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियमितीकरण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा और करीब 150 संविदा कर्मियों को यहां पर कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विधानसभा सचिवालय में फेरबदल हुआ है। विधानसभा सचिव मोहम्मद दानिश ने पद छोड़ दिया है। सचिव विधायी के पद पर तैनात है मोहम्मद दानिश। विधानसभा सचिव का दानिश के पास था अतिरिक्त प्रभार। मोहम्मद दानिश का प्रमुख सचिव विधेयी भी हुआ प्रमोशन। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने दानिश को किया रिलीव। उप सचिव हेम पंत बनाए गए हैं विधानसभा के प्रभारी सचिव। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहां पर रद्दोबदल किया गया है। विधानसभा सचिव मोहम्मद दानिश ने अपना पद छोड़ा है। सचिव विधायी के पद पर तैनात है मोहम्मद दानिश। विधानसभा सचिव का दानिश के पास अतिरिक्त प्रभार था। मोहम्मद दानिश का प्रमुख सचिव विधेयी भी हुआ प्रमोशन। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने दानिश को रिलीव कर दिया है और उप सचिव हेम पंत बना दिए गए। और साल 2024 में उत्तराखंड एक और रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए मई 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। तब से करीब 3 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। यूं तो कमेटी बहुत पहले ही अपना काम पूरा कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला लटकता रहा और कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कमेटी से उनकी बातचीत हुई है। यूसीसी कमेटी जनवरी में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे। विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से लागू हो, इसकी पहल उत्तराखंड से हो रही है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जनवरी में ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। शुरू से हम लोग कह रहे हैं तो ऐसी ड्राफ्ट प्राप्त होगा तो विधानसभा के पटल पर रखते हुए उसको कानून का एक यानी कि बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनवरी में ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार इसे न्याय विभाग को भेजेगी। न्याय विभाग इसे बिल का स्वरूप देते हुए कैबिनेट के पास भेजेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा में बिल को पास कराना होगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। उसको विधानसभा के पटल पर रखा जा सकेगा और जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा उस पर उसमें जो 3 मुख्य चरण हैं, पुरस्थापन, विचार और पारण की प्रक्रिया के पश्चात उस विधेयक के विधानसभा द्वारा पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल का अनुमोदन। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और देश में पहली बार उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कानून लागू हो सकता है, जिसके अगले चुनाव से पहले बड़े मूव के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जमीन धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति सुधीर विंडलास अरेस्ट कर लिया गया है। सीबीआई ने सुधीर विंडलास को अरेस्ट किया है। विंडलास के खिलाफ देहरादून के अलग अलग थानों में
आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सभी मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई को अब इसकी जांच सौंप दी है। सीबीआई ने जांच के बाद विंडलास के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने सुधीर विंडलास को अरेस्ट किया है। आज की होगी सीबीआई कोर्ट में, आज ही सीबीआई कोर्ट में पेशी कर दी जाएगी। और बड़ी खबर है, उद्योगपति सुधीर विंडलास गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई ऐसे मामले थे, बताया जा रहा है कि आधे दर्जन से ज्यादा मामले थे जिसको लेकर जांच चल रही थी और अब सीबीआई ने सुधीर विंडलास को अरेस्ट कर लिया है। विंडलास के खिलाफ देहरादून के अलग अलग थानों में आधा दर्जन मामले हैं। सभी मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई को अब इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। सीबीआई ने जांच के बाद विंडलास के कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की है। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने सुधीर विंडलास को अरेस्ट किया है, जिसकी खबर आ रही है और आज ही सीबीआई कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। कोविड के नए वेरिएंट JN1 के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में सभी मेडिकल कॉलेजेस को अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने गुरुवार को सभी डीएम और सीएमओ के साथ मीटिंग की है, जिसमें संक्रमण को देखते हुए सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि राहत की बात है कि अभी प्रदेश में कोविड का कोई केस यानी कि एक भी केस एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सभी लोगों को कहा गया है, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कि आप अपनी तैयारी पुख्ता रखें, क्योंकि इस वक्त सैलानियों का आना उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो रखा है। इसलिए JN1 वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कि अभी कोई घबराने वाली फिलहाल बात नहीं है। एक तो उत्तराखंड में अभी तक इस सब वेरिएंट की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस ये पारित किए हैं कि सर्विलेंस और टेस्टिंग हम लोग बढ़ा। हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना से पहले हर की पैड़ी पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। योजना के मुताबिक पुलिस चौकी को हर की पैड़ी की थीम और उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के तहत डेवलप किया गया है। हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर DPR तैयार की जा चुकी है। इसके बाद कॉरिडोर का काम शुरू कर दिया जाएगा। हर की पैड़ी चौकी का रिकंस्ट्रक्शन कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का काम माना जा रहा है। फिलहाल हर की पैड़ी पुलिस चौकी यहां से 100 मीटर की दूरी पर शिफ्ट कर दी गई है। हर की पैड़ी मुख्य द्वार के बगल में बनी हुई पुलिस चौकी की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और इसके बाद जल्द इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, अगर ये पूरा हर की पैड़ी की पूरी कॉरिडोर की बात की जाए, इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन शुरुआत इसकी पुलिस चौकी से हुई है। कहां पर इसे बनाया जा रहा है और किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा? जी देखिए, ये जो हर की पैड़ी पुलिस चौकी है, ये हर की पैड़ी के मेन गेट के बराबर में ही पिछले कई सालों से बनी हुई है। तो क्योंकि आने वाले समय में जो है हर की पैड़ी कॉरिडोर का जो काम है वो शुरू किया जाना है, अभी उसमें DPR बन रही है और काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट सरकार का, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हर की पैड़ी का भी कॉरिडोर बनाया जाना है और उसको विकसित किया जाना है। तो काफी बड़ा जो है हर की पैड़ी क्षेत्र का जो फैलाव है उसके बाद वो हो जाएगा। तो जल्द ही जो है हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम शुरू किया जाएगा। उससे पहले ये फर्स्ट फेज का काम माना जा रहा है। सबसे पहले जो प्रशासन की ओर से जो कुछ तस्वीरें और जो कुछ ब्लूप्रिंट जो सामने आया था, उसमें हर की पैड़ी के सौंदर्य, हर की पैड़ी पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण की बात उसमें सामने आई थी और उसके अलावा कुछ जो आसपास के जो पुल हैं उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाना है। तो फिलहाल जो ये बिल्डिंग है हर की पैड़ी पुलिस चौकी की, उसको रिकंस्ट्रक्शन का काम उसका शुरू हो गया है। मंदिर उस पुलिस चौकी की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन अब पूरी तरह से शुरू होने वाला है। हरिद्वार की हर की पैड़ी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती है, लेकिन अब इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से आप बता रहे, फर्स्ट फेज का काम पुलिस चौकी के साथ शुरू हुआ है और आगे आने वाले दिनों में हर की पैड़ी की तस्वीरें भी बदली दिखाई देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड है तो ऑब्वियस है कि हम अपने पारंपरिक शैली में ही उसको बनाएंगे, क्योंकि हर की पैड़ी में जो पुलिस चौकी है स्थापित है आज की डेट में, वो आपने देखा होगा कि काफ़ी वर्षों से वैसी हालत में था। अब उसको हम लोगों ने इसलिए टेकअप किया कि एक तो पारंपरिक लुक हमें वहाँ पे मिलेगा और हर की पैड़ी के हार्ट में है वो, ताकि मैक्सिमम लोग जो देखते हैं तो हमारे उत्तराखंड की जो वास्तुकला है उससे वो रूबरू हो चुके हैं। उत्तराखंड
उत्तरकाशी के जंगलों में पिछले 5 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय के आसपास के जंगलों सहित मुखेम और डुंडा रेंज के वन आग से धू-धू कर जल रहे हैं। अपर यमुना प्रभाग के जंगलों में आग से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हैं। इसके साथ वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ ग्रामीणों से जंगलों को आग से बचाने की अपील कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगी आग से लाखों की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। तो अमूमन ठंड के दिनों में इस तरह से आग की घटनाएं नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। आग में जलकर लाखों की वन संपदा खाक हो गई है, लेकिन अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। उत्तरकाशी से बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, 5 दिनों से जंगल जल रहा है, लेकिन क्या इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, या फिर किसी तरह की कवायद हो रही है, लेकिन आग पर काबू पाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है? बिल्कुल 5 दिन का समय हो गया और 5 दिन में जो इस समय अपडेट है कि जितने भी रेंज जो जिला मुख्यालय समेत जितने भी रेंज पड़ते हैं वहां पे आग लगी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हो किस तरह से धुआं पूरे जनपद में छाया हुआ है। तो कह सकते हैं कि 5 दिनों के समय में जो आग कंट्रोल हो जानी चाहिए थी वो कंट्रोल नहीं हुई है। टोंस वन प्रभाग की बात करें, वहां भी धुएं का गुबार देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो अपर यमुना वन प्रभाग है वहां भी इसी तरह के हालात बने हुए। धरासू रेंज हो गया, उत्तरकाशी जो वन प्रभाग है वहां पे भी जो जंगल है धू-धू के जल रहे हैं और बड़ी संख्या में लाखों की जो वन संपदा है। दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है जिसकी वजह से 5 दिन बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका? क्या कह रहा वन विभाग? बिल्कुल, वन विभाग का कहना है कि जिस तरह से बारिश नहीं हुई है, सूखे के हालात है और लंबे समय से जंगलों में आग नहीं लगी थी, जो पिरोल था इकट्ठा हो गया था और अब जब आग लग रही है तो आग बेकाबू हो रही है। और इसको लेके जो वन विभाग की जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं है, जिसके चलते वन विभाग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो वन विभाग की तैयारी उस तरह की नहीं थी, क्योंकि जाड़ी के दिनों में अमूमन आग लगती नहीं है, इसलिए तैयारी भी उस तरह से नहीं करके रखी थी, जिसकी वजह से 5 दिन बीत जाने के बाद भी जंगल इस वक्त जल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में मौसम आज एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है। शनिवार और से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहां पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। पहाड़ों में पाला भी लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है, तो काफी ज्यादा ठंड आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार मौसम विज्ञान ने बताया है कि शनिवार से बारिश और बर्फबारी की आशंका है। 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। हल्की बारिश ही होगी, लेकिन इससे पाला पड़ सकता है, लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मियों को हर अब रोज काम का ब्यौरा देना होगा। पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है जिसमें अब पुलिस हेडक्वार्टर, सीआईडी और पटेल भवन में तैनात पुलिस कर्मचारी हैरान रह गए हैं। पटेल भवन में पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारी ऑफिस में हैं और उनको अब हर घंटे अपने काम का ब्यौरा अपने अधिकारी के पास हार्ड कॉपी में लिख कर देना होगा, जिस पर समीक्षा भी हर हफ्ते में होगी। इसके लिए बाकायदा पुलिस हेडक्वार्टर ने एक फॉर्मेट भी तैयार किया है, जिसे हर दिन भरकर विभागीय अधिकारियों को देना पड़ेगा। और हरिद्वार में 23 से 26 दिसंबर तक वीवीआईपीज का जमावड़ा रहेगा। यहां 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति समेत राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचने वाले हैं। इसके बाद 24 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद 25 और 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी संगठन के कई दिग्गज नेताओं का दौरा भी इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित है। जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग सब पधारेंगे।
और हरिद्वार में एरो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे जायरोकॉप्टर के रनवे का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप स्थित जमीन को अपना बताते हुए जिला प्रशासन को काम रुकवाने के लिए एक पत्र भेजा है। इसके बाद रनवे बनाने का काम फिलहाल थम गया है, धीमा पड़ गया है। 15 जनवरी से जायरोकॉप्टर फ्लाइंग को विधिवत शुरू करने की योजना थी। हालांकि जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि रनवे के लिए अस्थायी निर्माण किया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा। इसको लेकर यूपी सिंचाई विभाग को जल्द पत्र लिखा जाएगा। अनुमति प्रदान करने के बाद ये अस्थायी पूरा स्पॉट बना दिया गया है। उसमें हमें 200 वर्ग मीटर की चौड़ाई और 1200 वर्ग मीटर की लंबाई का हमें स्पॉट मिला हुआ है। टिहरी में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में बनी पार्किंग कूड़े घर में तब्दील हो गई है। चंबा गंगोत्री हाईवे पर पर्यटन विभाग ने करीब 8 करोड़ की लागत से 3 मंजिला पार्किंग का निर्माण किया था, लेकिन पार्किंग का सही संचालन न होने की वजह से आज पार्किंग कूड़ा घर में तब्दील हो चुका है। यहां पर यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को इस पार्किंग का फायदा नहीं मिल पा रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पार्किंग से कूड़ा नहीं हटाया गया है। पार्किंग बनाई गई थी करोड़ों रुपए लगा करके कि यहाँ पे से चारधाम का जो भी पड़ाव होगा, मेन बसें यहाँ पे खड़ी होंगी, वो नहीं हो पा रही है। सुचारू रूप से इसे नहीं चलाया जा रहा है, जबकि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि कई सारा कूड़ा घर ही बन चुका है एक हिसाब से। ये क्योंकि पार्किंग जो है पर्यटन विभाग की है और पर्यटन विभाग की ही द्वारा उसको संचालित किया जाता है। नगर पालिका द्वारा उसमें साफ सफाई की प्रतिदिन व्यवस्था की जाती है और उसको साफ सफाई की उसमें सुचारू रूप से रखी जाती है। बागेश्वर के बैजनाथ में 3 दिन के कत्यूर महोत्सव का आगाज हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झांकी गाजे बाजे की थाप और ध्वजों के साथ हुआ। इस दौरान पूरा नगर महोत्सव के रंग में रंगा नजर आया। महोत्सव का उद्घाटन विधायक पार्वती दास ने किया। इस दौरान सरकारी और गैर सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। देवभूमि उत्तराखंड के हर हिस्से में देवता विराजते हैं और कुछ देवताओं के पूजा की अनोखी परंपरा है। ऐसी ही एक पूजा बागेश्वर के कांडा के गोलू देवता के मंदिर में हो रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। वेद पुराणों में उत्तराखंड को ऋषि मुनियों एवं देवी देवताओं की तपोस्थली कहा गया है। यहाँ के बहुत से मंदिर तो अपने रोचक रहस्यों और अपनी परंपरा के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। बागेश्वर के कांडा में भी गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, का मंदिर है, जहां 11 दिनों तक चलने वाली विशेष पूजा बैसी का आयोजन किया जा रहा है। और इस पूजा के 8वें दिन देव डांगर घर घर जाकर आशीर्वाद देते हैं और उनसे भिक्षा लेते हैं। अष्टमी के दिन क्या है, जो गोलजू हैं उनके डांगर जो है हर गांव में जाकर भिक्षा लेते हैं। यानी कि जितना उनका इलाका होता है, पूरा इलाका होता है उनका, ये तो हर घर में जाके ये भिक्षा लेते हैं। ये हमारी एक आस्था से जुड़ी हुई चीज है, तो इसको हम मानते हैं। बहुत ही श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं और बहुत श्रद्धा और आस्था इस मंदिर में है। और यहाँ पे रोज शाम को ग्राम लोग वासियों के द्वारा और बाहर से आने वाले अतिथियों के द्वारा जो यहाँ पे बहकर लाते हैं, दीप धूप लेकर आते हैं, उनके द्वारा भोजन किया जाता है। देव डांगर सूर्योदय से पहले ही 40 किलोमीटर की इस यात्रा पर निकल जाते हैं। दुर्गम रास्तों से होकर गुजरने वाली यात्रा देव डांगर नंगे पैर पूरा करते हैं। इस पूरी यात्रा में ग्रामीण देव डांगर का स्वागत करते हैं और उन्हें फल, फूल, मक्खन, घी, दूध, अनाज भेंट करते हैं। भगवान को अपने घर में पाकर खुशी से उनको भिक्षा देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और पूरे क्षेत्र में पैदल चलकर नंगे पांव चलते हैं। सुबह से पूरे घर घर में जाकर लोगों से भिक्षा लेते हैं। सभी ग्रामीण उसमें बड़ी आस्था के साथ उनका सम्मान और स्वागत करते हैं। यहाँ हर हिस्से में देवी देवता विराजमान है और यहाँ अनगिनत मंदिर हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड के देवभूमि होने की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। और कांडा के गोलू देवता की नगर भिक्षा यात्रा भी अपने आप में एक अनोखी यात्रा है, जिसको आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोए रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।
आदमखोर के आतंक के बीच भीमताल और उससे सटा ग्रामीण इलाकों के लोग डरे सहमे हुए हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन के कर्मचारी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। इस दहशत के बीच रात के अंधेरे में वन विभाग के कर्मचारी जगे हुए हैं। रात भर जगह जगह अलाव चलाकर वनकर्मी बैठे हुए हैं। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से रात के अंधेरे में ड्यूटी करते ये कर्मी, जो वन कर्मी है, वो दिखाई दे रहे हैं ताकि किसी और को बाघ की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। खूबसूरत झीलों से घिरे भीमताल शहर के आसपास ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की रातें कुछ इसी अंदाज में गुजर रही हैं। सूरज ढलने से पहले ही आदमखोर ग्रामीण इलाकों के आसपास दस्तक दे रहा है, जिसके खौफ से लोगों के दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम है। दबे पांव दस्तक दे रहा ये आदमखोर अभी तक 2 महिलाएं और एक 20 साल की लड़की को अपना निवाला बना चुका है। हालात इतने खराब हैं कि पूस की इस कड़ाके की ठंड में लोग दिन दहाड़े धूप की तपिश के बीच भी अपने आंगन तक में बैठने से डर रहे हैं, क्योंकि आदमखोर की दहशत अंदर तक घर कर गई है। क्या चल रहा माहौल ये इलाके में? हमको आजकल बहुत डर लगना है और हमारे गांव में बाघ घूमते रहना, कतु गाय बच्ची मारे हाले और कुत्ते भी मार हाले। क्योंकि हम रात को बाहर नहीं आ सकन, हम बूढ़ी बाड़ी छा और घर में बहुत हमको डर लगे। चारों तरफ बाघ घूम रहे हैं, कहीं कोई कह रहा है कि यार 2-3 बाघ घूम रहे हैं। देखिए, अभी ये अलचौना में कल एक महिला को मारा गया है, उससे पहले मलवा ताल में और पिंडरों में एक महिला को मारा गया है। 10 दिन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, तो और प्रशासन की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कभी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, पूरी भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 को उसका सरलीकरण किया जाए और जो जानवर हिंसक हो रहे हैं उन्हें तुरंत से तुरंत मारने का आदेश जारी करे। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।